द मैन हु आस्क्ड क्वेश्चंस, ग्रीक फिलोसोफर्स सोक्रेटिस एंड प्लेटो। आज से लगभग 2400 वर्ष पहले एथेंस में एक विशेष व्यक्ति ने अपने प्रश्नों की तड़प से समूचे समाज को झकझोर दिया। यूनानी दार्शनिक सुकरात, जो शारीरिक रूप से साधारण और बदसूरत था, उसकी गहन बुद्धिमत्ता, युवाओं से प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति और संवाद कला ने उसे महान बना दिया। उसकी दार्शनिक शैली, जिसे सोक्रेटिक मेथड के नाम से जाना जाता है, ने अनगिनत लोगों को सोचने पर मजबूर किया। प्रत्येक वार्तालाप उसके अद्वितीय दृष्टिकोण को व्यक्त करता था, जिससे लोग अपनी स्वयं की अज्ञानता का एहसास कर पाते थे। सुकरात ने अद्वितीयता का परिचय देते हुए खुद को कानों में भिनभिनाती मक्खी की तरह माना, जो समाज में अपने कठिन सवालों से विचारों की हलचल मचाए रखता था। एथेंस के नागरिक उससे समान रूप से घृणा और प्यार दोनों करते थे। जहां कुछ लोग उसे ज्ञान का प्रतीक मानते थे, वहीं अन्य लोग उसे विद्रोही मानते थे। उसकी उपस्थिति ने तत्कालीन समाज में विचारों की परंपरा को चुनौती दी और समाज के स्थापित स्तंभों को हिला दिया और सरकार में शामिल कुलीन वर्ग के कुछ लोगों को नाराज कर दिया। युवावस्था में एक बहादुर सैनिक के रूप में लड़ने वाले सुकरात ने बाद में एथेंस के बाजारों में घूमते हुए युवाओं से अजीब प्रश्न पूछना शुरू किया। उसने जो प्रश्न पूछे वे सीधे लेकिन गहरे होते थे। उदाहरण के लिए, यूथिडेमस के साथ उसकी बातचीत ने आजीविका के बुनियादी नैतिक सवालों को उठाया। उसने यूथिडेमस से पूछा कि क्या धोखेबाज होना अनैतिक होता है। बातचीत ने उसे इस सवाल पर विचार करने के लिए मजबूर किया कि क्या कभी-कभी कपटपूर्ण कार्य नैतिक हो सकते हैं। सुकरात की पद्धति ने उन धारणाओं को चुनौती दी जिन पर लोग अपनी जिंदगी के फैसले लेते थे। उदाहरण के लिए, जब एक सैन्य कमांडर यह विश्वास करता कि वह साहस का अर्थ जानता है, तो सुकरात की पूछताछ उसे असमंजस में डाल देती थी। इस प्रक्रिया में लोगों की वास्तविक समझ की सीमाएं उजागर होती थीं। एथेंस के समाज के लिए यह एक महत्वपूर्ण शिक्षा थी कि ज्ञान की खोज में संदेह करना आवश्यक है। जब समाज में शिक्षा की परिभाषा बदल रही थी, सुकरात ने सोफिस्टों की चतुराई को चुनौती दी। जबकि वे सोफिस्ट अपने छात्रों को भाषण की कला में प्रशिक्षित करते थे, जबकि सुकरात ने तर्कपूर्ण समझ पैदा करने हेतु सवाल उठाने का महत्व बताया। उसकी सोक्रेटिक मेथड ने शिक्षा को एक नई दिशा दी, जिससे यह स्पष्ट होता कि सच्चा ज्ञान केवल जवाब देने में नहीं, बल्कि सही सवाल पूछने में है। 2400 वर्ष पहले एथेंस में सुकरात को बहुत अधिक प्रश्न पूछने पर मौत की सजा दे दी गई थी। उनसे पहले भी अन्य दार्शनिक हुए थे, लेकिन सुकरात के साथ ही फिलॉसफी विषय ने वास्तव में प्रगति की। यदि दर्शन शास्त्र का कोई वास्तविक संस्थापक है, तो वह सुकरात ही है। पतली नाक वाला, रूखा, जर्जर और थोड़ा अजीब, सुकरात शारीरिक रूप से बहुत सुंदर नहीं था। शारीरिक रूप से बदसूरत और अक्सर मैला कुचैले वेशभूषा से रहने वाले सुकरात के पास महान संवाद शैली, सोक्रेटिक मेथड और शानदार बुद्धिमत्ता थी। एथेंस में हर कोई इस बात से सहमत था कि उसके जैसा न तो कभी कोई हुआ और न ही शायद दोबारा होगा। वह अद्वितीय था, लेकिन वह बेहद परेशान करने वाला भी था। उसने खुद को उन घोड़ों के ऊपर भिनभिनाती मक्खियों में से एक गैटफ्लाई के रूप में देखा। ये गैटफ्लाई एक प्रकार की मक्खी है जो पशुओं को, खासकर घोड़ों को काटती है। इन गैटफ्लाई का काटने का बहुत बुरा तरीका है। वे परेशान करने वाले होते हैं, लेकिन गंभीर नुकसान नहीं पहुंचाते। हालांकि एथेंस में हर कोई सुकरात से सहमत नहीं था। कुछ लोग उससे प्रेम करते थे, तो दूसरी ओर कुछ उसे तत्कालीन शासन प्रणाली और प्रचलित धर्म के लिए खतरनाक मानते थे। एक युवा व्यक्ति के रूप में वह स्पार्टन्स और उनके सहयोगियों के खिलाफ पेलोपोनेसियन युद्धों में लड़ने वाला एक बहादुर सैनिक था। मध्य आयु में वह बाजार में घूमता रहता था, समय समय पर लोगों को रोकता था और उनसे अजीब सवाल पूछता था। उसने जीवन भर कमोबेश यही सब किया, लेकिन उन्होंने जो सवाल पूछे वे बेहद तीखे थे। वे सवाल सीधे लगते थे, लेकिन थे नहीं। वे व्यक्ति की अज्ञानता को उजागर करते हुए उन्हें और ज्ञान प्राप्ति की ओर प्रेरित करते थे। इसका एक उदाहरण यूथिडेमस के साथ उनकी बातचीत थी। सुकरात ने उससे पूछा
कि क्या धोखेबाज होना अनैतिक माना जाता है? बेशक ऐसा होता है। यूथिडेमस ने उत्तर दिया। उसने सोचा कि यह स्पष्ट था, लेकिन क्या? सुकरात ने पूछा। यदि आपका मित्र बहुत निराश महसूस कर रहा हो और आत्महत्या कर सकता हो और आप उसका चाकू चुरा लें, क्या यह एक कपटपूर्ण कार्य नहीं है? निश्चित रूप से यह है, लेकिन क्या ऐसा करना अनैतिक के बजाय नैतिक नहीं है? कपटपूर्ण कार्य होने के बावजूद यह अच्छी बात है, बुरी नहीं। हाँ, यूथिडेमस का कहना है, जो अब तक गांठों में बंध चुका है। सुकरात ने एक चतुर प्रति उदाहरण का उपयोग करके दिखाया है कि यूथिडेमस की सामान्य टिप्पणी कि धोखेबाज होना अनैतिक है, हर स्थिति में लागू नहीं होती है। यूथिडेमस को पहले इसका एहसास नहीं था। सुकरात ने बार बार प्रदर्शित किया कि बाजार में जिन लोगों से उनकी मुलाकात हुई, वे वास्तव में वह नहीं जानते थे जो वे सोचते थे कि वे जानते हैं। एक सैन्य कमांडर पूरी तरह आश्वस्त होकर बातचीत शुरू करेगा कि वह जानता है कि साहस का क्या मतलब है, लेकिन सुकरात की पद्धति से 20 मिनट के बाद वह पूरी तरह से भ्रमित हो जाता था। अनुभव निराशाजनक रहा होगा। सुकरात को लोगों की वास्तविक समझ की सीमाओं को उजागर करना और उन धारणाओं पर सवाल उठाना पसंद था जिन पर उन्होंने अपना जीवन बनाया था। एक ऐसी बातचीत जिसके अंत में सभी को ये एहसास हुआ कि वे कितना कम जानते थे, ये उनके लिए एक सफलता थी। यह इससे कहीं बेहतर है कि आप यह विश्वास करते रहे कि आप कुछ समझ गए हैं जबकि आप नहीं समझ पाए हैं। उस समय एथेंस में अमीर लोगों के बेटों को सोफिस्टों के पास अध्ययन करने के लिए भेजा जाता था। सोफिस्ट चतुर शिक्षक थे जो अपने छात्रों को भाषण देने की कला में प्रशिक्षित करते थे। इसके लिए उन्होंने बहुत ऊंचा शुल्क लिया। इसके विपरीत सुकरात ने अपनी सेवाओं के लिए कोई शुल्क नहीं लिया। असल में उन्होंने दावा किया कि उन्हें कुछ भी नहीं पता, तो फिर वे पढ़ा कैसे सकते हैं? इससे छात्रों का उनके पास आना और उनकी बातचीत सुनना बंद नहीं हुआ। इसने उन्हें सोफिस्टों के बीच भी लोकप्रिय नहीं बनाया। एक दिन उसका मित्र चेरोफोन डेल्फी में अपोलो के दैवज्ञ के पास गया। दैवज्ञ एक बुद्धिमान बूढ़ी औरत सिबिल थी जो आगंतुकों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देती थी। उसके उत्तर आमतौर पर पहेली के रूप में होते थे। क्या सुकरात से भी बुद्धिमान कोई है? चेरोफोन ने पूछा। नहीं, जवाब आया, सुकरात से अधिक बुद्धिमान कोई नहीं है। जब चेरोफोन ने सुकरात को इस बारे में बताया तो पहले तो उन्हें इस पर विश्वास नहीं हुआ। इसने उसे सचमुच हैरान कर दिया। जब मैं इतना कम जानता हूं तो मैं एथेंस का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कैसे हो सकता हूं? उसे आश्चर्य हुआ। उन्होंने वर्षों तक लोगों से यह सवाल किया कि क्या कोई उनसे अधिक बुद्धिमान है। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि दैवज्ञ का क्या मतलब था और वह सही थे। बहुत से लोग विभिन्न कार्यों में अच्छे थे, बड़े बड़े गिरी में अच्छे थे और सैनिक लड़ाई के बारे में जानते थे, लेकिन उनमें से कोई भी वास्तव में बुद्धिमान नहीं था। वे वास्तव में नहीं जानते थे कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। फिलोसोफर शब्द ग्रीक शब्द फिलोस प्लस सोफिया से आया है, जिसका अर्थ है ज्ञान के प्रति प्रेम। दर्शन शास्त्र में पश्चिमी परंपरा जिसका यह पुस्तक अनुसरण करती है, प्राचीन ग्रीस से दुनिया के बड़े हिस्सों में फैली, जो समय समय पर पूर्व के विचारों से पार उर्वरित हुई। यह जिस प्रकार की बुद्धिमत्ता को महत्व देता है, वह युक्ति, तर्क और प्रश्न पूछने आर्ग्यूमेंट, रीजनिंग एंड आस्किंग क्वेश्चंस पर आधारित है, न कि इस चीज पर कि हमारे विश्वास करने वाले किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति ने इसे हमें बताया है कि वे सच हैं। सुकरात के लिए बुद्धि का अर्थ बहुत सारे तथ्यों को जानना या यह जानना नहीं था कि कुछ कैसे करना है। इसका मतलब हमारे अस्तित्व की वास्तविक प्रकृति को समझना है, जिसमें हम जो जान सकते हैं उसकी सीमाएं भी शामिल हैं। दार्शनिक आज कमोबेश वही कर रहे हैं जो सुकरात कर रहे थे। कठिन प्रश्न पूछना, तर्क और प्रामाणिक तथ्यों को देखना, वास्तविकता की प्रकृति जानना और हमें कैसे जीना चाहिए, इसके बारे में कुछ सबसे महत्वपूर्ण सवालों के जवाब पाने के लिए संघर्ष करना। हालांकि सुकरात के विपरीत आधुनिक दार्शनिकों को लगभग 2500 वर्षों की दार्शनिक सोच का लाभ मिला है। यह पुस्तक पश्चिम विचार की इस परंपरा में लिखने वाले कुछ प्रमुख विचारकों के विचारों की जांच करती है, एक परंपरा जिसे सुकरात ने शुरू किया था। सुकरात को इतना बुद्धिमान बनाने वाली बात ये थी कि वह प्रश्न पूछते रहते थे
और अपने विचारों पर बहस करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उन्होंने घोषित किया कि जीवन तभी जीने लायक है जब आप सोचें कि आप क्या कर रहे हैं। पशुओं के लिए एक अपरीक्षित जीवन ठीक है, लेकिन मनुष्यों के लिए नहीं। एक दार्शनिक के लिए असामान्य रूप से सुकरात ने कुछ भी लिखने से इनकार कर दिया। उनके लिए लेख लिखने से कहीं बेहतर था बोलना। लिखित शब्द जवाब नहीं दे सकते। जब आप उन्हें नहीं समझते तो वे आपको कुछ भी नहीं समझा सकते। उन्होंने कहा कि आमने सामने की बातचीत काफी बेहतर थी। बातचीत में हम इस बात का ध्यान रख सकते हैं कि हम किस प्रकार के व्यक्ति से बात कर रहे हैं। हम जो कहते हैं उसे अपने जीवन में अपना सकते हैं ताकि हमारा संदेश अन्य तक पहुंच सके। चूंकि उन्होंने लिखने से इनकार कर दिया था, ये मुख्य रूप से सुकरात के प्रमुख शिष्य प्लेटो के काम के माध्यम से है कि हमें इस बारे में बहुत कुछ पता है कि ये महान व्यक्ति क्या विश्वास करता था और किस बारे में तर्क देता था। प्लेटो ने सुकरात और जिन लोगों से उसने पूछताछ की उनके बीच हुई बातचीत की एक श्रृंखला लिखी। इन्हें प्लेटोनिक डायलॉग्स के नाम से जाना जाता है और ये साहित्य के साथ साथ दर्शन शास्त्र की भी महान कृतियां हैं। कुछ मायनों में प्लेटो अपने समय के शेक्सपियर थे। इन संवादों को पढ़कर हमें ये पता चलता है कि सुकरात कैसा था, कितना चतुर था और कितना क्रोधी था। वास्तव में यह इतना सीधा भी नहीं है, क्योंकि हम हमेशा यह नहीं बता सकते हैं कि क्या प्लेटो वही लिख रहा था जो सुकरात ने वास्तव में कहा था, या क्या वह उस चरित्र के मुंह में अपने विचार डाल रहा था जिसे वह सुकरात कहता है। वे विचार जो प्लेटो के अपने हैं। एक विचार जिसे अधिकांश लोग सुकरात के बजाय प्लेटो का मानते हैं वह यह है कि दुनिया बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी दिखती है। दिखावे और हकीकत में काफी अंतर है। हम में से अधिकांश लोग दिखावे को वास्तविकता समझने की भूल करते हैं। हम सोचते हैं कि हम समझते हैं, लेकिन हम नहीं समझते। प्लेटो का मानना था कि केवल दार्शनिक ही समझते हैं कि दुनिया वास्तव में कैसी है। वे अपनी इंद्रियों पर भरोसा करने के बजाय सोच विचार कर वास्तविकता की प्रकृति की खोज करते हैं। इस बात को स्पष्ट करने के लिए प्लेटो ने एक गुफा का वर्णन किया। उस काल्पनिक गुफा में एक दीवार की ओर मुंह करके जंजीर से बंधे हुए कुछ लोग हैं। अपने सामने वे टिमटिमाती परछाइयां देख सकते हैं जिनके बारे में उनका मानना है कि ये वास्तविक चीजें हैं, जो कि वास्तविकता में वे नहीं हैं। वे जो देखते हैं वह उनके पीछे आंख के सामने रखी वस्तुओं से बनी छाया है। ये लोग अपना पूरा जीवन यह सोचते हुए बिता देते हैं कि दीवार पर बनी परछाइयां ही असली दुनिया है। फिर उनमें से एक अपनी जंजीरों से मुक्त हो जाता है और आंख की ओर मुड़ जाता है। पहले तो उसकी आंखें धुंधली होती हैं, लेकिन फिर वह देखना शुरू कर देता है कि वह कहाँ है। वह लड़खड़ाते हुए गुफा से बाहर निकलता है और अंततः सूर्य को देखने में सक्षम हो जाता है। जब वह गुफा में वापस आता है तो जंजीरों से बंधे किसी भी व्यक्ति को विश्वास नहीं होता कि वह उन्हें बाहरी दुनिया के बारे में जो बताता है वह सच है। जो व्यक्ति मुक्त हो जाता है वह एक दार्शनिक के समान है। वह दिखावे से परे देखने लगता है। सामान्य लोगों को वास्तविकता के बारे में बहुत कम जानकारी होती है, क्योंकि वे उसके बारे में गहराई से सोचने के बजाय जो उनके सामने है उसे देखकर संतुष्ट रहते हैं। लेकिन दिखावे की जिंदगी भ्रामक है। वे जो देखते हैं वह स्वप्न के समान आभास मात्र है, वास्तविकता नहीं। गुफा की ये कहानी प्लेटो के प्रत्ययों के सिद्धांत के नाम से जानी जाने वाली कहानी से जुड़ी है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका एक उदाहरण है। उन सभी वृत्तों के बारे में सोचे जो आपने अपने जीवन में देखे हैं। क्या उनमें से कोई एक पूर्ण वृत्त था? नहीं, उनमें से एक भी पूर्णतया परिपूर्ण वृत्त नहीं था। एक पूर्ण वृत्त में इसकी परिधि पर प्रत्येक बिंदु केंद्र बिंदु से बिल्कुल समान दूरी पर होता है। वास्तविक मंडल कभी भी इसे हासिल नहीं कर पाते। लेकिन आप समझ गए कि जब मैंने परफेक्ट सर्कल शब्द का इस्तेमाल किया तो मेरा क्या मतलब था। तो वह पूर्ण वृत्त क्या है? प्लेटो कहेगा कि पूर्ण वृत्त का विचार एक वृत्त का रूप फॉर्म है। यदि आप ये समझना चाहते हैं कि वृत्त क्या है, तो आपको वृत्त के स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि वास्तविक वृत्तों पर जिन्हें आप अपने दृश्य इंद्रिय के माध्यम से खींच सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं
जो सभी किसी न किसी तरह से अपूर्ण है। इसी प्रकार प्लेटो ने सोचा, यदि आप ये समझना चाहते हैं कि अच्छाई क्या है, तो आपको अच्छाई के स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, न कि उसके विशेष उदाहरणों पर जिन्हें आप देखते हैं। दार्शनिक वे लोग हैं जो इस अमूर्त तरीके से रूपों के बारे में सोचने के लिए सबसे उपयुक्त हैं। सामान्य लोग संसार को अपनी इंद्रियों के माध्यम से समझने के कारण गुमराह हो जाते हैं। चूंकि दार्शनिक वास्तविकता के बारे में सोचने में अच्छे होते हैं, प्लेटो का मानना था कि उन्हें शासक होना चाहिए और उनके पास सारी राजनीतिक शक्ति होनी चाहिए। द रिपब्लिक में उनका सबसे प्रसिद्ध काम, उन्होंने एक काल्पनिक आदर्श समाज का वर्णन किया जिसमें दार्शनिक शीर्ष पर होंगे और विशेष शिक्षा प्राप्त करेंगे, लेकिन जिन नागरिकों पर उन्होंने शासन किया उनके लिए वे अपने पारिवारिक सुखों का त्याग कर देंगे। उनके नीचे देश की रक्षा के लिए प्रशिक्षित सैनिक होंगे और उनके नीचे कार्यकर्ता होंगे। प्लेटो ने सोचा था कि लोगों के ये तीन समूह एक पूर्ण संतुलन में होंगे, एक ऐसा संतुलन जो भावनाओं और इच्छाओं को नियंत्रण में रखने वाले उचित हिस्से के साथ एक अच्छी तरह से संतुलित दिमाग की तरह होगा। दुर्भाग्य से समाज का उनका मॉडल पूरी तरह से अलोकतांत्रिक था और झूठ और बल के संयोजन से लोगों को नियंत्रण में रखेगा। उन्होंने अधिकांश कलाओं पर इस आधार पर प्रतिबंध लगा दिया होता कि उनका मानना था कि यह वास्तविकता का गलत प्रतिनिधित्व करती है। चित्रकार दिखावे को चित्रित करते हैं, लेकिन दिखावा रूपों के बारे में भ्रामक है। प्लेटो के आदर्श गणतंत्र में जीवन के हर पहलू को ऊपर से सख्ती से नियंत्रित किया जाएगा। इसे ही अब हम अधिनायकवादी राज्य कहेंगे। प्लेटो ने सोचा कि लोगों को वोट देने देना यात्रियों को जहाज को कहीं बेहतर तरीके से चलाने देने जैसा है, ताकि जो लोग जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं उन्हें कार्यभार संभालने दिया जाए। 5वीं शताब्दी का एथेंस उस समाज से काफी अलग था जिसकी कल्पना प्लेटो ने द रिपब्लिक में की थी। यह एक प्रकार का लोकतंत्र था, हालांकि लगभग 10% आबादी ही मतदान कर सकती थी। उदाहरण के लिए महिलाओं और दासों को स्वचालित रूप से बाहर रखा गया था, लेकिन कानून के समक्ष सभी नागरिक समान थे और यह सुनिश्चित करने के लिए एक विस्तृत लॉटरी प्रणाली थी कि सभी को राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित करने का उचित मौका मिले। समग्र रूप से एथेंस ने सुकरात को उतना महत्व नहीं दिया जितना प्लेटो ने दिया। सुकरात की सच्चाई से बहुत दूर कई एथेनियाई लोगों को लगा कि सुकरात खतरनाक व्यक्ति था और जानबूझकर तत्कालीन सरकार और धर्म को कमजोर कर रहा था। 399 ईसा पूर्व में जब सुकरात 70 वर्ष के थे, उनमें से एक मेलेटस उन्हें अदालत में ले गया। उन्होंने दावा किया कि सुकरात एथेनियन देवताओं की उपेक्षा कर रहे थे, अपने स्वयं के नए देवताओं को पेश कर रहे थे। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि सुकरात एथेंस के नवयुवकों को बुरा व्यवहार करना सिखा रहे थे और उन्हें अधिकारियों के खिलाफ होने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। ये दोनों बेहद गंभीर आरोप थे। अब यह जानना कठिन है कि वे कितने सटीक थे। शायद सुकरात ने वास्तव में अपने छात्रों को पाखंडपूर्ण राज्य धर्म का पालन करने से हतोत्साहित किया था और कुछ सबूत हैं कि उन्हें एथेनियन लोकतंत्र का मजाक उड़ाने में मजा आया। ये उनके चरित्र के अनुरूप होता। यह निश्चित रूप से सच है कि कई एथेनियाई लोगों ने आरोपों पर विश्वास किया। उन्होंने इस बात पर मतदान किया कि वह दोषी है या नहीं। विशाल जूरी में शामिल 501 नागरिकों में से आधे से अधिक ने सोचा कि वह ऐसा ही था और उसे मौत की सजा सुनाई गई। अगर वह चाहता तो शायद फांसी से बचने के लिए अपनी बात रख सकता था, लेकिन इसके बजाय गैडफ्लाई के रूप में अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप उसने एथेनियाई लोगों को यह तर्क देकर और भी अधिक नाराज कर दिया कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है और वास्तव में उन्हें उसे दंडित करने के बजाय उसे जीवन भर मुफ्त भोजन देकर पुरस्कृत करना चाहिए। यह अच्छा नहीं हुआ। उसे हेमलॉक नामक पौधे से बना जहर पिलाकर मौत की सजा दी गई, जो धीरे धीरे शरीर को पंगु बना देता है। सुकरात ने अपनी पत्नी और 3 बेटों को अलविदा कहा और फिर अपने छात्रों को अपने पास इकट्ठा किया। यदि उसके पास चुपचाप जीवन जारी रखने, कोई और अधिक कठिन प्रश्न न पूछने का विकल्प होता, तो वह इसे स्वीकार नहीं करता।
वह उससे बेहतर मरना पसंद करेगा। उसके पास अंतरात्मा की एक आंतरिक आवाज थी जो उसे हर चीज पर सवाल उठाते रहने के लिए कहती थी और वह उसे धोखा नहीं दे सकता था। फिर उसने जहर का प्याला पी लिया। बहुत जल्द वह मर गया। हालांकि प्लेटो के संवादों में सुकरात आज भी जीवित है। ये कठिन व्यक्ति जो प्रश्न पूछता रहा और चीजें वास्तव में कैसी हैं इसके बारे में सोचना बंद करने के बजाय मर जाना पसंद करने के कारण तब से दार्शनिकों के लिए प्रेरणा रहा है। सुकरात का तत्काल प्रभाव उनके आसपास के लोगों पर पड़ा। प्लेटो ने अपने शिक्षक की मृत्यु के बाद सुकरात की भावना से शिक्षा देना जारी रखा। अब तक उनका सबसे प्रभावशाली शिष्य अरस्तु था, जो उन दोनों से बिल्कुल अलग तरह का विचारक था।